जय हिंद बच्चों। पूर्व कालांश में हम लोग स्वर्ण काकः का प्रथम अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। आज हम द्वितीय अनुच्छेद नैतादृशः से लेकर न लेभे तक पढ़ेंगे। पहले हम इसका शुद्ध वाचन करते हैं और आप लोग स्पष्ट रूप से उसको सुनने की और स्वयं उसका वाचन करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्टः तं तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तं निवारयन्ती सा प्रार्थयत् तण्डुलान् मा भक्षय, मदीया माता अतीव निर्धना अस्ति, निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, मा शुचः, सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम् अनु त्वया आगन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्राम् अपि न लेभे। अब इस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि जब वो लड़की चावल सुखा रही थी उस समय एक विचित्र पक्षी आया था, कौवा, जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो वो कौवा चावल खाने लगा था। तो अब क्या हुआ, जैसे ही वो उस लड़की के पास आया तो उसके आगे क्या हुआ आप देखिए। नैतादृशः, न प्लस एतादृशः, यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई, न का अ और एतादृशः का ए। जब भी अ और ए मिलते हैं तो उसका वृद्धि स्वर हो जाता है अय। तो ये हो गया नैतादृशः। एतादृश माने ऐसा, न माने नहीं। ऐसा स्वर्ण पक्षः, यहाँ फिर उत्व संधि हुई है, विसर्ग के स्थान पर उ हो गया है और आ और उ मिलकर के ओ हुए हैं। तो ऐसा सुनहरे पंखों वाला रजत चंचु, रजत मीन्स चांदी और चंचु मीन्स चोंच, चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकः, सुनहरा कौवा, तया, तया स्त्रीलिंग शब्द है, सात्यता तामतेता तया ताभ्यम ताभि, तो तया स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो तया माने उस लड़की के द्वारा, जो लड़की चावल सुखा रही थी, पक्षियों से रक्षा कर रही थी, उस लड़की के द्वारा पूर्वम, पूर्वम माने पहले, और न लेंगे हम नैतादृशः में जो सबसे पहले न आया है वहां से न लेंगे और तब दृष्टः कहेंगे कि वैसा कौवा उसके द्वारा न दृष्टः, पहले कभी नहीं देखा गया था। तो पुनः देखिए इसको, ऐसा सुनहरे पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक, सुनहरा कौवा, तया उस लड़की के द्वारा पूर्वम न दृष्टः, न को हमने फिर आरंभ से लिया, वाक्य के आरंभ में है, तो उसके द्वारा पहले कभी नहीं, दृष्टः मीन्स देखा गया। दृष्टः कैसे बना है बच्चों, दृश धातु से त प्रत्यय लगाएंगे तो ये दृष्टः बनता है। और त प्रत्यय क्यों लगाते हैं, भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए। तो दृश धातु है और त प्रत्यय है, इससे बना दृष्टः। अगर तवतु प्रत्यय लगता तो बनता दृष्टवान। तो यहाँ पर है कर्मवाच्य, क्यों, क्योंकि इसका कर्ता तृतीय विभक्ति का है, कर्ता इसमें है तया, उस बालिका के द्वारा। हम इस तरह से वाक्य नहीं बोल रहे कि उस लड़की ने देखा, ये कर्तृवाच्य है। और जब हम कर्मवाच्य में बोलते हैं तो कहते हैं उस लड़की के द्वारा देखा गया, इसलिए यहाँ पर दृश धातु के साथ त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तम तण्डुलान् खादन्तं, तम किसके लिए आया है, उस कौवे के लिए। उस कौवे को तण्डुलान् खादन्तं माने चावलों को खाते हुए, हसन्तं च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम् आरब्धा, लड़की ने रोना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। क्यों रोना शुरू कर दिया, क्योंकि माँ ने कहा था चावलों की रखवाली करना। अब कौवा उसके सामने सामने आकर के चावल खा भी रहा है और हंस भी रहा है। तो लड़की को लग रहा है कि मैं तो मूर्ख बन गई, मैंने कोई उस रक्षा करने का कार्य भी मुझसे नहीं हुआ और ये मेरी तरफ देखकर हंस भी रहा है। तो इस बात पे उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। विलोक्य कैसे बना, वे उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय भी करके के अर्थ में होता है और ल्यप कब लगता है, जब धातु से पूर्व कोई ना कोई उपसर्ग जुड़ा होता है। यहाँ भी उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा है। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, तम उस कौवे को, निवारयन्ती रोकती हुई, सा वह लड़की, प्रार्थयत प्रार्थना करने लगी। उस कौवे को रोक रही है कि अरे चावल मत खाओ।
तो उस कौवे को रोकती हुई वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। देखो भक्षय जो है वो भक्ष धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए भक्षयतु भक्षयताम भक्षयन्तु, भक्षय भक्षयतम भक्षयत। तो भक्षय है, इसका कर्ता क्या होगा? त्वम, क्योंकि ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो वो चाहे हम मध्यम पुरुष के एक वचन में कर्ता लगाएं या ना लगाएं, क्रिया लगी है तो उसका कर्ता केवल त्वम ही होगा। तो वो कह रही है कि चावलों को तुम मत खाओ। किससे कह रही है? कौवे से, कि चावलों को मत खाओ। क्यों ना खाओ? क्योंकि उसके आगे उसने कारण दिया है कि मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है, गरीबी है, इसीलिए उन्होंने सोचा था कि बिल्कुल भी चावल का एक भी दाना वेस्ट ना हो, कोई भी पक्षी ना खाए, कोई इधर उधर फैलाए नहीं, इसीलिए उसने अपनी लड़की को वहां पर नियुक्त कर दिया था कि वो चावलों की रखवाली करे। लेकिन जब वो नहीं कर पाई, कौवे को रोक रही थी, तो उसने इसीलिए बोला कि चावल मत खाओ क्योंकि मेरी माता, मदिया मेरी के लिए आता है, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच, सुनहरे पंखों वाला कौवा प्रोवाच माने बोला। क्या बोला? माँ शुचः, शोक मत करो, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राक, प्राक माने पहले, सूर्योदय से पहले, ग्रामात बहिः, गांव के बाहर। अब हम हिंदी में कह रहे हैं गांव के बाहर, लेकिन यहाँ पर बही जो है, बही अव्यय के साथ में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए पंचमी विभक्ति के हिसाब से हमने ग्रामात लगाया है। और ग्रामात का यहाँ ग्रामाद इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण में परिवर्तन हुआ है, इसलिए यहाँ पर त के स्थान पर तृतीय वर्ण उसी वर्ग का द हो गया है, तो ग्रामाद बही हो गया है। तो सूर्योदय से पहले, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के पेड़ के अनु मीन्स पीछे, त्वया आगंतव्यम, तुम्हारे द्वारा आ जाया जाना चाहिए, अर्थात तुम वहां आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको चावलों का मूल्य, चावलों की कीमत दे दूंगा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें चावलों की कीमत दे दूंगा। जब तुम कहाँ होगी? पीपल के पेड़ के पीछे, गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पीछे आना, वहाँ मेरा महल है। वो अपना पता ठिकाना उस लड़की को बता रहा है कि वहाँ जब आओगी तो तुम्हें चावल का मूल्य मिल जाएगा। अब दास्यामी कैसे बना है बच्चों? दा धातु है, जब ये कन्वर्ट होकर के यच्छ में बदल करके बनता है, यच्छति यच्छता यच्छन्ति या ददाति दत्ता ददति, तो जब ऋट लकार में रूप चलता है तो सीधे ये मूल धातु से चलता है और बनता है दास्यति दास्यता दास्यन्ति। ऐसे ही पा का पिबति पिबता पिबंति पिबतु पिबता पिबत, चार लकारों में पिब से बनेगा, लेकिन जब ऋट लकार का रूप बनेगा तो पास्यति पास्यता पास्यन्ति। ऐसे ही स्था का स्थास्यति स्थास्यता स्थास्यन्ति। तो ये जान लीजिए कि जब भी ऋट लकार का रूप चलता है तब हम मूल धातु में लगाते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा गम धातु का प्रयोग आप कैसे करते हैं? गच्छति गच्छता गच्छन्ति, लेकिन जब ऋट लकार लगाते हैं तो गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति। इसलिए यहाँ पर ये जो दास्यामी है ये अहम इसका कर्ता है, और वो कौन कह रहा है? ये अहम अपने लिए कौवा कह रहा है कि मैं तुमको चावलों का मूल्य दे दूंगा। अब देखिए तुमको के लिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं लगी, तुभ्यम लगा है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। क्यों लगा है? क्योंकि देने के अर्थ में जब भी दा धातु का प्रयोग होगा तो जिसको कुछ दिया जाता है उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो वो लड़की को देगा तो लड़की के लिए वो कह रहा है तुमको, तो यहाँ पर हम चतुर्थी लगा करके तुभ्यम का प्रयोग करेंगे। तो मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रहर्षिता माने हर्षित, प्रसन्न। वो जो लड़की थी बड़ी खुश हो गई कि अरे वाह, मुझे तो अपने चावलों की कीमत वापस मिल जाएगी, मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा, अब मुझे कोई नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। तो बहुत प्रसन्न हो गई। तो प्रहर्षिता बालिका, प्रसन्न लड़की, निद्राम अपि न लेभे, नींद भी नहीं ले पाई, रात भर सोई भी नहीं कि सुबह उठ करके मुझे जल्दी जाना है और अपने चावलों की कीमत वापस उससे लेनी है और हमारी गरीबी इस तरह से दूर हो जाएगी, हमारा नुकसान नहीं होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो लड़की जो है कितनी ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ थी कि अपनी माँ का कहना मानना था उसको, लेकिन वो किसी कारणवश उस कौवे को उस समय नहीं रोक पाई, दुखी हो गई, उससे प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना कर रही है तो उसने उसको भगाया नहीं। कितनी विनम्र स्वभाव की थी कि वो हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना कर रही है कि तुम मेरे चावलों को मत खाओ, चले जाओ, हम लोग गरीब हैं, अपनी परिस्थिति उसको बता रही है। तो इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि लड़की का व्यवहार कैसा है। तो बच्चों आज हम लोग इस अनुच्छेद के बाद
अब इसका आप लोग अच्छी तरह अध्ययन कर लीजिएगा। अगले कालांश में हम अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।